तो आज है हमारा IBGO से रिलेटेड लास्ट लेक्चर। ठीक है, अभी जो है इंटरव्यूज स्टार्ट हो चुके हैं। शायद 8 तारीख से स्टार्ट था, 8-9 के हो गए हैं, 16 नवंबर का भी इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यूज हो गए हैं काफ़ी, और काफ़ी ठीक ठाक आइडिया सबको हो ही गया है। ठीक है, बाकी ये जो लेक्चर है ये वो है सम सॉर्ट ऑफ मैराथन। अगर किसी का इंटरव्यू आगे है और जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं देखा है ना, वो अगर इसको देख लेगा एक बारी तो काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा और ठीक ठाक ही करके आएगा इंसान। देखिए, बाकी चीज़ें जिसको आती हैं उसको आती ही हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट चीज़ें मतलब स्किल टेस्ट के स्पेसिफिक चीज़ें हैं उनको तो एक बार ही देखना पड़ेगा यार, है ना। तो बस उन्हीं चीज़ें के रिगार्डिंग ये लेक्चर है। ठीक है, तो बोलने के लिए इसको मैराथन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें जितने भी लेक्चर्स अब तक ये हुए हैं मैं वो सारी चीज़ें इसमें कवर करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, मैंने वो सारी चीज़ें हटा दी जैसे जैसे इंटरनल सिक्योरिटी था, है ना, और CAPF वगैरह वगैरह जो चीज़ें थी ना, इंसर्जेंसी वाला मैंने बताया था, है ना, वो सब चीज़ें पोर्शन मैंने इसमें हटा दिया क्योंकि वो नहीं पूछा जा रहा है, कोई मतलब नहीं है उसमें दिमाग लगाने का। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। स्किल टेस्ट और इंटरव्यू से रिलेटेड ये पूरा लेक्चर रहेगा और कोशिश करेंगे कि मतलब वैसे तो ठीक ठाक लंबा हो जाना चाहिए मुझे लगता है ये लेक्चर। ठीक है, चलिए, स्किल टेस्ट, कलर कोडिंग, एक्टिव पैसिव कंपोनेंट्स, ये सारी चीज़ें मिलेंगी इसमें आगे। शुरू करते जाएंगे, जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे क्योंकि समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये हमारा सबसे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कलर कोडिंग, कंफर्म मार्क्स वाला हिसाब। 4 कलर लेफ़्ट से राइट की तरफ देखेंगे, 1 2 3 4। इन केस 5 हो अगर तो फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, वैसे ही थर्ड डिजिट आ जाएगा। मल्टीप्लायर और टॉलरेंस एक एक ही होगा। ठीक है, कलर में क्या रहेगा ये है, इसकी अगर बात कर ले हम तो येलो कलर क्या बताता है 4। ठीक, फिर ये वाला कलर क्या बताता है, इसको वॉयलेट टाइप का कलर है ये 7। ठीक है, फिर ये क्या है, रेड नहीं ब्राउन टाइप का कलर है। ठीक है, इसको मल्टीप्लायर की तरह रखेंगे ना तो 47 इंटू 10 क्योंकि मल्टीप्लायर है। फिर टॉलरेंस लेवल है, टॉलरेंस लेवल के लिए ये क्या है, गोल्ड टाइप का कलर है तो ये गोल्ड है ना, गोल्ड। इसका टॉलरेंस कितना है, +-5%, +-5%। तो आपको पता चल गया 470 +-5% ओम। ठीक, इसी तरह से आपको यह करने हैं। बस दिक्कत कहाँ से आती है, ये कलर कोडिंग याद करने के लिए, इसके लिए भी तरीके हैं, है ना। बहुत अच्छा था, मोदी जी ने बताया है। BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ। कौन है ग्रेट ब्रिटेन तो पता नहीं, ब्रिटेन के इस टाइम होते हैं अब। ठीक है, तो BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, इससे कलर कोडिंग आप याद कर सकते हो। BB मतलब ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। फिर ग्रीन का REAT तो कोई मतलब नहीं। फिर ग्रीन के बाद ब्लू, फिर वॉयलेट, फिर ग्रे, है ना। वुड से कोई मतलब नहीं, वाइफ से क्या, वाइट, और गोल्ड सिल्वर। ठीक है, 0 से स्टार्ट करिए डिजिट में, 1 2 3 से लेके एंड तक। मल्टीप्लायर में 10 की पावर 0 से स्टार्ट करिए एंड तक, 10 की पावर 9 के बाद -1 -2 कर दीजिएगा। टॉलरेंस लेवल ये वाले गोल्ड सिल्वर ही रहते हैं मोस्टली, 5 और 10 का प्लस माइनस ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक, ये याद ही करनी पड़ेगी और याद कर ही लीजिए। ये एग्जाम्पल है, आप लगा सकते हैं। एक्टिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं भाई, जो कि जैसे कि वोल्टेज सोर्स हो गए, करंट सोर्स हो गए, जो कुछ चेंजेस ला सके। ठीक है, वो हो गए एक्टिव कंपोनेंट्स, है ना। ट्रांजिस्टर्स, मॉसफेट्स, FETs, CFET, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, ये सारे पैसिव कंपोनेंट्स हो गए। ठीक, सिंपल सा फंडा है, एक्टिव एलिमेंट को हम पैसिव के साथ लगाते हैं तभी कुछ होता है, कोई सर्किट में कुछ हलचल होती है। ठीक, LEDs क्या होते हैं, LEDs में आप बोल सकते हो कैथोड, ये तो छोड़ो,
ऐसे देखो, है ना, ये हो गया एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। एक डायोड लगा होता है, उसमें करंट जाता है और इससे फोटॉन्स बाहर निकल रहे होते हैं, ठीक है। एनोड बड़ा होता है, कैथोड छोटी होती है। इससे पता चल जाता है प्लस प्लस कौन सा है और माइनस कौन सा है, ठीक। लेज़र डायोड भाई क्या करेगा, लेज़र प्रोवाइड करेगा हमें, लेज़र देगा, ठीक है। कैथोड एनोड पता करने का यही तरीका है, प्लस ये माइनस। शॉर्टकी डायोड क्या होते हैं, है ना, ये ऑन ऑफ स्विचेस करने में काम आते हैं, ठीक है, और बहुत कम सेकंड में। इसमें मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन होता है, ठीक है, बस इतना काम कर। बहुत स्विचेस की तरह तो सारे डायोड ही काम करते हैं, लेकिन ये 1 नैनो सेकंड के अंदर ही काम कर देता है, इसलिए ये स्कॉटकी डायोड का अपन यूज़ करते हैं। जीनर डायोड क्या होता है, ये रिवर्स बायस में यूज़ हो रहा होता है, जीनर डायोड, ठीक है। और जबकि और सारे जो डायोड होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि है ये ऐसे ग्रे हो जाएगा, ये पूरा काला हो जाएगा, ठीक, ये है। तो पीएन वाला हिसाब ऐसे करके बना देते हैं, और इस साइड से करंट पास होता है, इस साइड से नहीं होता है, इसका मतलब स्विच हो गया ना। तो ये सारे स्विच की तरह काम करते हैं, लेकिन ये फॉरवर्ड बायस में ओपन होता है, ये रिवर्स बायस में यूज़ कर रहे होते हैं अपन, ठीक है। रेगुलेटेड पावर सप्लाईज के लिए यूज़ होता है। इसका नंबर याद कर लीजिएगा, अगर पता करना हो कि टनल डायोड कौन सा है, 137 लिखा होगा, 137, ठीक है। ये एक्ट एज ए कैपेसिटर एंड द कैपेसिटर प्लेट्स आर फॉर्म, कैपेसिटर की तरह यूज़ करने में काम आ जाता है, ठीक है। कैपेसिटर डायोड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए, रेक्टिफायर डायोड, ये नॉर्मल डायोड्स होते हैं, उनको ही रेक्टिफायर डायोड बोलते हैं। ये रेक्टिफाई करने में काम आता है। रेक्टिफाई मतलब डीसी से एसी बना, नहीं सॉरी, एसी से डीसी बनाने में। ऐसे करके लगा दीजिए आप, जैसे कि डायोड, ठीक है। और इधर पे ऐसे करके, ठीक है, तो इधर पे भी लगाना पड़ेगा। तो इधर से जब करंट आएगा ना, तो इधर वाले करंट पास कर देगा, ऐसे करके आ रहा है, तो प्लस वाले करंट को इस तरफ पास कर देगा, तो ऐसे आएगा। और जब नेगेटिव वाला आएगा तो इसको ये छोड़ देगा, ये करंट पास कर देगा, तो करंट यहाँ पे कंटिन्यू हमें मिलता रहेगा, ऐसे ऐसे करके मिलेगा। जैसे कि ये है, तो हमें जब रेक्टिफायर लगा देंगे तो क्या मिलेगा, ये ऐसे करके, ठीक है। पहले ये वाला काम कर दिया, फिर ये वाला, तो इसलिए इसे रेक्टिफायर डायोड बोल रहा होता है, ठीक है। चलिए, फिर क्या है, फोटो डायोड। ये क्या है, इसमें भाई पड़ेगा फोटॉन्स तो करंट प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, जस्ट उल्टा एलईडीज़ का, ठीक। गन डायोड क्या है, नंबर देख लीजिए, इस तरीके का हिसाब होगा, ठीक। इसमें क्या होता है, नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस होता है, आपको सिर्फ पहचानना है, ऐसा होता है गन डायोड, सिर्फ पहचानना है, ठीक है। गन डायोड हैज़ ए नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस, ठीक है। ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस बोलते हैं इसको भी, है ना। और इसमें क्या है, सिर्फ पहचानना है, ऐसा सा होता है, नंबर 0783, ठीक। ट्रांजिस्टर्स में 3 पिन होंगे, आपको पता ही है। 3 पिन को पता करना होगा, तो इसके सिलेंड्रिकल पोर्शन को पीछे रखिए, ये जो नॉर्मल पोर्शन होता है इसको बाहर रखिए, लेफ़्ट टू राइट चेक करिए, एमिटर बेस कलेक्टर, इसको पता करना होता है एमिटर से भी, उसके लिए भी जुगाड़ है, ठीक है ना। पीएनपी और एनपीएन पता करने के लिए हम एमिटर से देख के बताएंगे भी, ठीक है। तो हो गया ये अलग अलग पिन डायग्राम है एनपीएन और पीएनपी के, जब मल्टीमीटर पढ़ाऊँगा इसी लेक्चर में तो उसको भी बता दूंगा, ठीक है। चलिए, ये अलग अलग टाइप के ट्रांजिस्टर। कैपेसिटर आपको पता ही है क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए क्या, एक तो ये होता है कि भाई जो होते हैं ना, उसका 2 टांगें होती हैं, एक टांग में ऐसे करके एम्ब्रॉयडरी बनी होती है, वैसे इससे बेहतर है आप देख लीजिए, इस साइड से ये नेगेटिव दिख रहा है, एक वाइट लाइन होती है ये इस तरीके से, तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक। रेडियल सिरेमिक कैपेसिटर होते हैं, ये बहुत सारे कैपेसिटर हैं, बस एक बार ही नज़र दौड़ा लीजिए कि क्या कैसे हैं, ठीक है।
ये पॉलिस्टर हो गया, सिरेमिक हो गया, ऐसे करके होते हैं। जो नॉर्मल कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं सिरेमिक कैपेसिटर, उनमें पॉजिटिव नेगेटिव का भी लफड़ा नहीं होता है, उनमें दिखता ही नहीं है क्या लफड़ा हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोल्डरिंग करनी ही पड़ रही है सबको। तो भाई सोल्डरिंग किस पे करोगे? पीसीबी पे। ठीक है, ये हो गया सोल्डरिंग आयरन, ये सोल्डर, ये कॉपर पैड। सिंपल सा फंडा ये समझो कि एक प्लेट है, उसके अंदर आपको कंपोनेंट घुसाना है ना। जो वायर होता है, एक एक करके क्या ही बताऊँ मैं, देखो ये है, ये वायर हो गया जो सोल्डर वायर, जो टिन और लेड से बना होता है, वो लगाएंगे। उसके साथ उससे पहले अगर वैक्स जैसा एक चीज़ मिला होता है ना, वो लगा दीजिए। वैसे इसके अंदर भी भरा होता है, उससे भी काम चल जाता है। इसको लगाइए करीब 10-15 सेकंड के लिए। पहले इसको गर्म कर लीजिए, फिर इस वायर को लगा दीजिए, सोल्डरिंग वायर को कंपोनेंट के पास गर्म कर दीजिए। वो अपने आप एक बीड सा बन जाएगा, और जैसे बन जाएगा दोनों को हटा दीजिए, मस्त सा सोल्डर हो गया आपका कंपोनेंट। बस इतना, बहुत आसान है। प्रिपरेशन करिए, हीट करिए, इंसर्ट करिए सोल्डर हटा लीजिए, और फिर इसको भी हटा लीजिए। अपने आप ये बीड जैसा बन जाएगा और चिपक जाएगा। सिंपल सा बनना। ये अलग अलग पॉइंटेड के सोल्डरिंग आयरन होते हैं। जो सोल्डरिंग आयरन होता है ना, उसके अलग अलग पॉइंट्स अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा होता है। आपको जो भी मिल जाएगा ले लीजिएगा। देख लीजिए, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 190 डिग्री सेल्सियस होता है, और इनके पॉइंट्स का टेम्परेचर पहुंच जाता है 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, ताकि बढ़िया से पिघल के चिपक जाए। और हम ये स्पंज भी यूज़ करते हैं ताकि फ्लक्स बोलते हैं, वो जो मैं बताया ना वैक्स जैसा होता है ना वो। तो इसको इसमें क्या बोलते हैं, सोल्डरिंग आयरन में चिपक जाता है। तो इसको अपन ब्रास का होता है, इसे साफ़ कर लेते हैं। ठीक है, वो कोई मतलब की चीज़ नहीं। ये टिन और लेड का सोल्डर होता है, इसको ही बोलते हैं सोल्डर। ठीक है, बहुत पतले पतले से होता है, 0.32 इंच का, 032 का। ठीक है, इस तरह की पीसीबी होती है। इस जगह पे आपको नॉर्मल एक सोल्डरिंग आयरन लेके आना है, गरम कर देना है इसको बढ़िया से, फिर एक सोल्डर लाना है, सोल्डर मतलब वही वायर, इधर लगाना है, पिघल जाएगा और चिपक जाएगा, बस ख़त्म। इस तरीके से देख लीजिए। फिर इधर सोल्डर ले आए, गरम हो गया, फिर सोल्डर ले आए, पिघल गया, हटा लिया। वायर्स के लिए क्या होगा, मस्त पहले वायर्स को बांध दो, है ना, गरम कर दो, सोल्डर लगा दो, हटा दो। डी सोल्डरिंग के लिए एक डी सोल्डरिंग ब्रेड आता है। इसको ये बेसिकली ऐसा समझो कि एब्जॉर्व कर लेगा। आपको करना क्या है कि जिस जगह पे भी है, जैसे ये सोल्डर हो रखा है, इसको उठाओ, गरम कर दो, इस पर ये वाला वायर लगाओगे तो ये एब्जॉर्व करके हट जाएगा पूरा, और बस कंपोनेंट अलग हो जाएगा। हो गया। चलिए अब आ गए हम मल्टीमीटर में। मल्टीमीटर क्या है भाई? मल्टीमीटर का काम क्या है? चीज़ें चेक करना कि क्या कितना है, यही तो है मल्टीमीटर का काम। तो ये हो गया प्रोब, ये घूमता है गोल गोल। तो इधर से इधर तक क्या है? डीसी वोल्टेज के लिए। ये कितना है? एसी वोल्टेज के लिए। ये डीसी ए लिखा है मतलब एम्पियर के लिए। ठीक है, ये है रेजिस्टेंस के लिए। ये किसके लिए है? ये बजर साउंड आता है, ये होता है HFE। ठीक है, आगे दिखा देंगे। और ये 10 एम्पियर, और 10 एम्पियर के साथ इस छेद को कनेक्ट क्यों किया गया है? क्योंकि इस जगह पे हम लगाएंगे ब्लैक वाला, इस काले को COM पे, ये उल्टा लगा है, ये ब्लैक को लगाएंगे। ठीक, रेड को लगाएंगे ऊपर सेकंड नंबर पे। ठीक है, लेकिन ये थर्ड नंबर पे तब लगता है जब आपको 10 एम्पियर के आसपास का करंट मेज़र करना है। सपोज को 7 एम्पियर का आपको करंट मेज़र करना है, तो आपको ये रेड वाली जो है यहाँ लगानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ही सेलेक्ट करिए, क्योंकि आपको एक आइडिया तो है, होता है ना कि भाई आप किस लेवल के करंट को मेज़र करते हैं। और अगर 50 एम्पियर के करंट को मेज़र करना है तो भाई इससे नहीं कर देंगे। 10 एम्पियर से ज़्यादा का करंट भी इससे मेज़र नहीं करेंगे। इवन अगर आपको 10 एम्पियर के आसपास का करंट मेज़र करना है तो इन प्रोब्स को, ये प्रोब्स बोल रहा हूँ, इन पॉइंटर्स को बहुत कम सेकंड, 10 सेकंड से ज़्यादा के लिए टच भी नहीं कराना है उस पार्ट में, वरना ये गर्म हो जाएंगे, जल जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा ये मल्टीमीटर। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है 200, 2020, ये मिली वोल्ट है, ये 200 वोल्ट है। अब होता क्या है कि आपको सपोज करो 180 वोल्ट के बारे में चेक करना है, तो आप इस प्रोब को 220 वोल्ट पे लेके जाइएगा। ऐसा नहीं है कि आप 1000 पे लेके जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। अब देखो दिक्कत बताऊँ क्या आएगी, मैं बता देता हूँ। सपोज करो 25 नहीं, ऐसा करो 18.576 वोल्ट का
आपने करंट में वो वोल्टेज मेज़र कर दो और आपने इस प्रोब को कर दिया 1000 पे, तो 1000 पे ना इसका वोल्टेज 18 ही बताएगा। फिर आप 200 पे लेके गए तो 18.5 बताने लगा। फिर आप 20 पे लेके जाओगे तो 18.57 बताने लगेगा। ठीक है, तो जितने से कम का वोल्टेज सेलेक्ट मतलब पता करना है उस पर ये प्रोब रखनी है ताकि वो एक्यूरेसी मेंटेन कर सके। ठीक है, सेम सीन करंट के साथ भी होगा, सेम सीन एसी वोल्टेज के साथ। ठीक, एक एक करके करते हैं हम। ब्लैक प्रोब कहाँ लगाते हैं ये सब इसमें लिखा हुआ है। 10 एम्पियर का हिसाब क्या होता है, 10 एम्पियर के लिए रेड यहाँ लगा देते हैं इसके साथ। ठीक, टू चेक अ डायोड विद मल्टीमीटर यू कैन डू फॉलोइंग। डायोड भी चेक करना है अपना। डायोड के लिए क्या चाहिए अपने को, कॉन्टीन्यूटी तो चाहिए। अगर कॉन्टीन्यू है तो फिर वो डायोड सही है, मतलब है ना। एक ऐसे करके लगाया डायोड, इसको इस जगह पे लेके गए, प्रोब को यहाँ पे लगा दिया हमने, कोई भी लगा दो। ठीक है, अगर कॉन्टीन्यू है इस साइड पी और एन, पी पे पॉजिटिव वाला लगा दिया, एन पे नेगेटिव वाला लगा दिया। ठीक है, इधर पे रेड लगा दिया, इधर पे ब्लैक लगा दिया। ठीक है, अगर कॉन्टीन्यू है तो साउंड देगा, साउंड देगा। ठीक है, और इधर पे रीडिंग दे देगा 0.5 0.9। वो इसलिए दे देगा क्योंकि भाई एक डायोड होता है ना, उसमें सिलिकॉन में 0.5 to 0.9 की उसकी वैल्यू होती है, वो दे देगा। बाकी आवाज़ देगा, मतलब कॉन्टीन्यू है सर्किट। बस बात खत्म। पी और एन कैसे पता चलता है, ये हो गया, ये हल्का ग्रे वाला होता है और ये पूरा ब्लैक होता है। ठीक है ना, ब्लैक करते हैं क्या, ब्लैक हो। ठीक है, ये ग्रे हो गया। तो इधर पे भाई पी और एन के हिसाब से लगाएंगे, मतलब इस तरफ से कंटिन्यू होगा ना पी और एन, ऐसे सर्किट चलेगा। ये वाला इस तरफ फॉरवर्ड होता है, लगेगा ना। तो बस ये पता करना है अपने को। ठीक, चलिए डायोड वोल्टेज के लिए मैंने बता दिया, इसको इधर इधर करते जाएंगे, है ना। एक तरफ प्लस लगाएंगे तो हमारा वैसा नहीं होगा कि अगर आपने उल्टा लगा दिया तो वोल्टेज की वैल्यू गलत बताएगा, बस नेगेटिव में दिखाएगा। ठीक है, चलिए हो गया। करंट के लिए सेम सिनेरियो इधर करना है। अगर बहुत हैवी करंट होता है उसके लिए हम क्लैंपर यूज़ करते हैं, क्लैंप मीटर बोलते हैं। ठीक, आगे दिखा दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए सेम सिनेरियो, इन प्रोब्स को इनके साथ खेलेंगे, है ना। और ये किसी भी साइड पे लगाओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पोर्ट HFE क्या होता है, हाइब्रिड फॉरवर्ड एमिटर। ट्रांजिस्टर डालना है EBC के अकॉर्डिंगली। ठीक है, आपको बीटा वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, EBC कैसे पता लगते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, ऐसे करके होता है ना। तो इसको इधर रखेंगे ऐसे, 1 2 3 EBC, बस पता लग गया। उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर डालेंगे, इसके अंदर, और हमें बीटा वैल्यू यहाँ पे पता चल जाएगी। ठीक, बीटा वैल्यू पता लग गई तो क्या पता चल जाएगा, अल्फ़ा वैल्यू। फिर आप IB IC वगैरह निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए ये हो गया। ये डिटेक्टिव एजेंसीज कंट्री क्या ही पढ़ोगे, छोड़ दो। पर्सनल क्वेश्चंस ये तो भाई आना ही चाहिए, इनके बारे में आपने देख ही लिया होगा। जस्ट मैं एक ओवरव्यू, अपने एकेडमिक बैकग्राउंड, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़, क्योंकि इनसे क्वेश्चन निकल के आते हैं। उसके बाद अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में पूछा जा सकता है कि उस वर्क एक्सपीरियंस का IB में क्या रोल रहेगा, कैसे हेल्पफुल है। ठीक है, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में इन केस पूछा जा सकता है, आपको एक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन तो भाई देख ही लेना है, रट ही लेना, इंट्रोडक्शन तो पूछा ही जाएगा। क्यों इंटरेस्टेड हो, जॉब के बारे में आपको पता है नहीं पता है, इंटेलिजेंस क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन बेकार हो चुका है। ठीक है, आपकी जो एकेडमिक नॉलेज है वो IB को कैसे हेल्प करेगी, हॉबीज़ इंटरेस्ट नॉर्मल इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। वैसे ये इस इंटरव्यू टेक्निकल है, मोस्ट ऑफ द जो इंटरव्यू आपका घूमेगा वो टेक्निकल सिनेरियोज पर घूमेगा। ठीक है, स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको पता होनी चाहिए अपने। ठीक है, आप किस वर्क में हो, आप वो कैसे हेल्पफुल है इसके बारे में भी। पर्सनल क्वेश्चंस हो गए या दोबारा लिख के आता था। ठीक है, ये आपकी एक स्लाइड कंप्लीट हो गई है ना, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है और भी है। ठीक है, तो इसमें आपको मैंने एक आइडिया जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया। ठीक है, अब दूसरा कुछ और भी चीज़ें काम की हैं वो तो पढ़ लेते हैं। कहाँ पे आ जाओ, इसमें आ जाओ।
ठीक है। अब वो याद है मैंने एक लेक्चर में वो गलत बता दिया था स्विच का कनेक्शन, तो भाई उसको करेक्ट आज कर लूँगा, ठीक है। कंप्यूटर असेंबल पूछा जा रहा है ना, अपने को बताइए। कंप्यूटर असेंबल पढ़ना है। मैंने कंप्यूटर असेंबली की पूरी प्ले एक वो वीडियो बनाया हुआ था, अभी उसको भी बता दूंगा, ठीक है ना। तो IBGO का स्किल टेस्ट में पूछा जा रहा है भाई। डिफरेंट कंपोनेंट्स का मैंने बता दिए सारी, रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स की सीरीज़ बता दी, 3 पिन सॉकेट का कनेक्शन, ये सब क्या क्या है वो तो छोड़ो, इधर आओ, इसके नीचे जो जो बताना है। हाँ, स्विच बल्ब कनेक्शन भाई ये मैंने गलत बता दिया था, आज सही कर लेता हूँ। तो बैटरी से ये हो गया बल्ब, बैटरी से एक लाल इधर पे जाना है, एक काला तार, रेड वाला जो वायर होगा वो स्विच में लगाओ, एक में एक इधर लगा दो एक वायर, और सीधा इधर बैटरी से कनेक्शन कर दो। स्विच खोलोगे बल्ब जलेगा, बेसिकली बल्ब जलाना है। स्विच का इन दोनों का कनेक्शन जब होता है ऑन में, तब ये बल्ब को रेड वाला पावर भी मिल जाता है। इधर से अकेला ब्लैक पावर आ रहा है, तो जब स्विच ऑन किया तो रेड पावर आ गया, स्विच बंद किया तो रेड पावर ख़त्म हो गया और बल्ब बंद हो गया। ऐसे ही ध्यान रखो, चीज़ें सही हो जाएंगी वहाँ पे, ठीक है। आपको सही करना ज़रूरी है, ठीक। बैटरी से एक कनेक्ट डायरेक्ट कर दो, एक स्विच से कर दो, और एक स्विच में कनेक्शन कर दो, बिल्कुल सॉर्टेड हिसाब। पिंग करना पूछा गया था, पिंग करना का हिसाब क्या होता है। पिंग बेसिकली आपको मैं बताता हूँ, पहले ये देख लो क्या लिखा है। पैकेट इंटरनेट ड्रॉपर, पिंग का मतलब ये होता है, ठीक है। ये इसलिए करते हैं कि जो अपना कंप्यूटर है वो नेटवर्क से कनेक्टेड है या नहीं है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, एक ICMP रिक्वेस्ट मैसेज होता है वो भेजता है, और वहाँ से अगर रिस्पॉन्स आ गया तो पता चल जाता है कि भाई हाँ चल रहा है ये, तो है ना, ये कनेक्टेड है, ठीक है ना। बस इसीलिए होता है पिंग। सिंपल सा काम करो पिंग के लिए। सबसे पहले IP एड्रेस पता करो अपने कंप्यूटर का, उसके बाद विंडो आ से ही IP एड्रेस पता करो, उसके बाद पिंग के आगे वो IP एड्रेस लिख दो, IP एड्रेस जो भी हो, ठीक है ना, और एंटर मार दोगे आ जाएगा। अब जैसे कि मैं बताता हूँ, रुको। सबसे पहले आप जाओ Window+R दबाओ, फिर उसमें CMD सर्च करो और एंटर मार दो, तो एक ब्लैक स्क्रीन खुल जाएगी। ब्लैक स्क्रीन पे लिखो गेट इन्फो नहीं, गेट मैक नहीं, IP कन्फिग्रेशन, IP कन्फिग, ठीक है। ये लिखोगे तो आपको IP एड्रेस पता चल जाएगा 192 करके, उसको कॉपी कर लो। फिर वही उसी CMD पे नीचे दोबारा से कमांड दोगे पिंग और IP एड्रेस जो भी है आपने कॉपी किया पेस्ट करके, ठीक है, और फिर एंटर मारोगे। फिर आना कैसा शुरू हो जाएगा, ऐसे करके आखिरी में होगा TTL 64 वगैरह 32 तभी हो। इधर पे टाइम से ये पता चल जाता है कि जो भी नेटवर्क कनेक्शन है उसमें कितने का लैग है। तो ये बेसिकली 50 मिलीसेकंड का हिसाब रहता है, हर एक पेज बार बार आ रहा हो, मतलब ऐसा समझ लो पैकेट का ट्रांसफ़र हो रहा है प्रॉपर, मतलब कनेक्शन है। तो आपको पता क्या चल गया, IP एड्रेस कैसे पता करना है और पिंग कैसे करना है, ये पूछा जा रहा है। अगर आपको कोई वेबसाइट का पता करना है तो पिंग के साथ google.com डाल दीजिए, बस google.com का पता चल जाएगा कि कनेक्टेड है या नहीं है, ठीक है। ये पूछा जा रहा है पिंग कैसे करते हैं, तो इसको देख लीजिए। हब क्या होता है, हब नॉर्मल कनेक्टर होता है, और क्या कोई सिग्नल प्रोसेसिंग वगैरह नहीं करता है। हब ये फिजिकल लेयर में काम करता है, किसकी फिजिकल लेयर, OSI की लेयर, ठीक है। OSI लेयर में इसी लेक्चर में बताऊंगा। स्विच क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के काम आता है। डेटा लिंक लेयर में काम करता है, किस में काम करता है, डेटा लिंक। ये सेकंड लेयर होती है OSI की, सेकंड OSI लेयर, और ये एक काइंड ऑफ एक ब्रिज का ही काइंड है, अच्छा कनेक्शन प्रोवाइड करता है बस, ठीक है। लैन, फ्लडिंग, फिल्टरिंग, फ्रेम ट्रांसमिशन, है ना, और ये मैक एड्रेस पे काम करता है। और ये किस पे काम करता है, ये ऐसा कुछ नहीं है। स्विच जो है वो मैक एड्रेस पे। अब राउटर आएगा, राउटर जो है वो नेटवर्क लेयर डिवाइस, ये थोड़ा बेटर है, ये IP एड्रेस पे काम करता है। ध्यान रखिएगा भाई साहब,
ये मैक एड्रेस पे काम करता है, ये आईपी एड्रेस पे काम करता है, और ये दो नेटवर्क्स को कनेक्ट कर देता है राउटर, ठीक है। ये वैन पे काम करता है, ये क्या है, ये लैन है, ठीक। 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल ये लिखी हुई है भाई। फिजिकल में क्या है देख लीजिए, हब्स, रिपीटर्स। डेटा लिंक में स्विच और ब्रिज है। नेटवर्क में क्या है, हमने क्या बताया था, राउटर, ठीक है। चलिए, RJ45 कनेक्टर कैसे बनाते हैं ये पूछा जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, रजिस्टर्ड जैक। ये होता है किसके लिए, लैन के लिए। जो आपने देखा होगा राउटर वगैरह में, या डेटा केबल जो लगी होती है ना, डेटा केबल, फ़ोन वाली डेटा केबल की बात नहीं कर रहा मैं, जो ऑप्टिकल फाइबर, बल्कि मतलब जो अपन कहीं पे ऑफिस वगैरह में अपन डेटा केबल उसमें कंप्यूटर में लगा लेते हैं मस्त, उसमें भी इसका यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो ये 8 पिन का होता है, ठीक है। अच्छी स्पीड के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो वायर जो आता है वो तो नॉर्मल जैसे वायर्स होते हैं गोल गोल वैसे ही होता है। फिर उसको अपन काटते हैं, एक स्पेशल सा प्लास होता है उससे काटते हैं, उससे निकलते हैं 4 वायर। ये इस तरीके के 4 वायर निकल आए, 4 वायर, और दो दो के पेयर में वो गोल गोल घूमे होते हैं। अब वो दो दो के गोल गोल घूम को उनको भी खोल लो, ठीक है। खोल लोगे फिर ऐसे रख लिया आपने 8 वायर, जैसे ये रखे ना वैसे रख लो 8 वायर, ठीक। फिर इनमें कॉम्बिनेशन बनाओ, ब्राउन वाला, फिर ग्रीन वाला, फिर ब्लू वाला, फिर ऑरेंज। ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, याद रखना भाई, सेम ऐसे ही बनाना है। ब्राउन के साथ फिर जो 2 का कॉम्बिनेशन निकला था, तो उसमें एक ब्राउन था और एक था ब्राउन जिसमें लेकिन वाइट वाइट भी था पार्ट, मतलब ऐसे समझो कि थोड़ा वाइट थोड़ा ब्राउन, थोड़ा वाइट थोड़ा ब्राउन, इस तरीके से चितकबरा टाइप, ठीक है। उसको अपने साइड में रखना, ब्राउन वाइट, फिर ग्रीन ग्रीन वाइट, ब्लू ब्लू वाइट, है ना, और ऑरेंज ऑरेंज वाइट। ऐसे कितने हो गए, 8 वायर साइज सेलेक्ट हो गए। 8 वायरों को उठा के बढ़िया से रखना, 8 वायरों को पकड़ना, है ना, ऐसे करके सारे 8 वायर को पकड़ो, और ये जो ऐसा कनेक्टर होता है उसके अंदर घुसाओ, है ना, बस। और एक प्लायर होता है उसे दबा दो खट से, मस्त पैक हो गया भाई, बन गया RJ45 कनेक्टर। प्लायर बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसका, देख लेना एक बार RJ45 कनेक्टर का प्लायर, ठीक है। और ये अच्छी बैंडविड्थ भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर आपने एक बार देख लिया, बस इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, तो आप बना लोगे, ठीक है। टूट जाते हैं कई बार प्लायर से जब दबाते हैं, लेकिन यार ठीक है, मतलब अगर सलीके से करो, आराम से करो, है ना। तो बेसिकली वो भी यही देखना चाहते हैं, आपको ये पता है नहीं पता है, वो तो प्रैक्टिस से आता है यार, घरों में प्लायर तो होता नहीं है, बंदा कैसे प्रैक्टिस करेगा, ठीक है ना। चलो, उसके बाद आ जाओ, ये क्या है, हाँ भाई, ये 3 पिन जो सॉकेट वाला घर पे होता है ना सॉकेट, है ना, वो कैसे कनेक्शन होता है ना, ये भी पूछ सकते हैं। तो भाई देखना, ये हो गया घर का सॉकेट, तीन वाला सॉकेट, ये हो गया ना 3 का सॉकेट। फिर ये नॉर्मल, ये क्या है, बैटरी नहीं है, ये हो गया स्विच, है ना, ऐसे समझ लो, इधर पे खोलेगा बंद करेगा, ठीक है। अब स्विच और इसका एक बैटरी का कनेक्शन स्विच में डाल दिया, और ये कनेक्शन इसमें दे दिया रेड वाला, ठीक है। अब हुआ क्या कि स्विच ऑन होगा तो इधर से पावर जाती रहेगी, और हमने काला पावर, तो काली ताकत तो इसको दे दी एक तरफ काली ताकत दे दी, लाल ताकत इसे तब मिलेगी जब स्विच ऑन होगा, लाल ताकत मिल जाएगी। तो फिर जो कंपोनेंट इसमें लगा होगा, जैसे इस तरह से होता है ना, अब पंखा लगा लेंगे हम, इसमें प्लग घुसा देंगे, पंखा लग गया, तो इसे काली ताकत और लाल ताकत दोनों मिल जाएगी और पंखा चालू हो जाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल। ओप एम्प क्या होता है भाई, IC741, IC कौन सी होती है बेसिकली, ये पूछते हैं। 741 का क्या मतलब होता है, 7 इसमें फंक्शनल पिन्स होती हैं, 4 इनपुट होता है, 1 आउटपुट होता है, ठीक है। ओप एम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, काफ़ी फेमस है। एम्पलीफायर क्या होता है भाई, जो चीज़ें एम्पलीफाई करते हैं, वोल्टेज, करंट, पावर, इन सबको एम्पलीफाई करते हैं। 100 का था 150 का था, ऐसा समझ लो, ठीक है, एम्पलीफायर्स। और मॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन होता है जितनी भी फ्रिक्वेंसी की जो चीज़ जा रही है उसमें एक कैरियर वेव ऐड कर दो, और मतलब ऐसा समझो कि एक छोटा बच्चा एक बड़े बच्चे के ऊपर, पापा के ऊपर तुम बैठे हुए हो और ज़्यादा दूर तक जा पाओगे, वरना तुम अकेले तो भाई 5 ही मीटर जा पाओगे जब तुम छोटे थे, ऐसे समझ लो, वो होता है मॉड्यूलेशन। तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी, फेज, है ना। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का हम यूज़ करते हैं टीवी में, एक्चुअली रेडियो में यूज़ करते हैं, टीवी में वीडियो वाला आ जाता है ना, तो उसमें वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन यूज़ करते हैं। पूछा जाएगा डायरेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
अच्छा आप बताना एम्पलीफाइंग और मॉड्यूलेशन में फ़र्क क्या होता है, डिफरेंसेस एम्पलीफिकेशन और मॉड्यूलेशन में। ठीक है, एंटीना क्या होता है भाई, एंटीना पता है तुम्हें, दूर तक चीज़ें पहुंचाई जा सकें, है ना। तो लैम्डा बाई 4 का लेंथ का एंटीना चाहिए होता है अपने को नॉर्मल प्रोपोगेशन के लिए। ठीक है, लैम्डा कैसे निकलते हैं, सी इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा होता है, आपने पढ़ा ही होगा। सी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, चलिए ये PDF भी कंप्लीट हो गई है। थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा पॉज कर करके, तो काम हो जाएगा। फिर आ जाओ, किस पे आ जाओ, हाँ इस पे ही आना है, इसको पीछे ऐसे लेके, हाँ ये वाला है। ठीक है, मैं बोल रहा था माइक्रो प्रोसेसर पढ़ लो, मैं ही बता देता हूँ। माइक्रो प्रोसेसर में 8085 और 8086, तो 8085 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 8086 थोड़ा सा कम। तो 8085 में 8 बिट का होता है प्रोसेसर, 8086 होता है 16 बिट का। ठीक है, ये क्या है, दोनों ALU हैं, ALUs का साइज लिखा हुआ ना। ठीक है, एक्यूमुलेटर बेस्ड होता है, ये ध्यान रखना, ये रजिस्टर बेस्ड होता है। ठीक, इसमें 216 बाइट होता है, 64 किलोबाइट होता है इसकी हाईएस्ट एसेसिबल मेमोरी स्कोप, जबकि इसका MB में पहुंच जाता है, कितना MB, 1 MB। ठीक, इसमें 3 मेगाहर्ट्ज़ की ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी होती है, ये 3 वेरिएंट में आता है, 5, 8 और 10। इसका क्या बोलते हैं, इसमें पाइपलाइन स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसमें होता है ये 8 बिट का एड्रेस बस साइज होता है, 8 बिट का। ठीक है, एड्रेस बस, सिंगल प्रोसेसर होता है, इसमें मल्टीपल प्रोसेसर हो जाता है। कोई इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं होती है, पाइपलाइन नहीं है ना इंस्ट्रक्शन क्यों है, इसमें है भाई, लेकिन किसके फॉर्म में, फीफो। ठीक है, और ये कितना हो गया, 16 बिट का एड्रेस साइज। ठीक, सिंगल मोड ऑपरेशन होता है, इसमें 2 मोड होते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम वाले। इसमें 6500 ट्रांजिस्टर्स लगा रखे हैं हमने, इसमें कितने से 29,000। ठीक, इसमें 5 फ्लैग होते हैं, इसमें 9 फ्लैग होते हैं। ये डिवाइड मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, ये नहीं कर सकता भाई। इसमें से वॉर, नॉर, एंड, नॉट, ये सब हो सकते हैं। 5 फ्लैग के नाम क्या होते हैं, साइन, ज़ीरो, ऑक्सिलरी, पैरिटी, कैरी। अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपको इसका पता होगा क्या होते हैं, साइन, ज़ीरो, ऑक्सिलरी, पैरिटी और कैरी फ्लैग। ठीक है, और इंटरप्ट भी 5 होते हैं। 5 इंटरप्ट कौन से, INTR, RST 7.5, 6.5, 5.5 और ट्रैप। ठीक, चलिए ये कौन से रजिस्टर्स हैं, जनरल पर्पज़ रजिस्टर, BCDHL जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स। इसकी ये दोनों ही IC होती है, 40 पिन की IC होती है। ठीक है, चलिए 27 आउटपुट होते हैं, 21 इनपुट होते हैं, हो तो गए 48, लेकिन 8 जो होते हैं वो इनपुट आउटपुट की शेयरिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए 555 टाइमर IC पूछी जाए तो 555 का नाम लेना है, 555। नैंड की IC कितनी होती है, 7400। नैंड गेट ऐसा होता है भाई, A.B का बार निकलता है। नॉर क्या होता है, 7402, A+B का बार निकलता है। 7404 नॉट की IC होती है। 7408 एंड की IC, ये IC नाम याद कर लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यही लिखे हैं बस। और की 7432 A+B, 7486 एक्सॉर। ठीक है, एक्सॉर का ये सर्किट डायग्राम बना है, ये इंपॉर्टेंट ICs हैं याद करने के लिए। ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स मैं नहीं बता रहा, मैंने लिखा है तो ऑब्वियसली बता चुका हूँ। रजिस्टर्स क्या होते हैं, कैपेसिटर क्या होता है भाई, कैपेसिटर नहीं, एक्चुअली ये मैंने इसलिए बताया था कि डायरेक्ट पूछा जाएगा अगर किसी चीज़ का यूज़, तो समझ नहीं आता है क्या बताया जाए, तो 1-2 वर्ड्स में बता सकूँ। ठीक है, कैपेसिटर क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करना और वोल्टेज के फ्लक्चुएशंस को ख़त्म करने के लिए कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता वो आपको पता है। स्मॉल रिचार्जेबल बैटरीज की तरह भी हम कैपेसिटर को यूज़ कर सकते हैं। LED क्या होता है भैया, लाइट देता है। ट्रांजिस्टर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाने का काम आता है, और एम्पलीफायर्स। ठीक, चलिए याद होगा ना कंप्यूटर की जनरेशन्स, कंप्यूटर जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स आ गए थे तो रेवोल्यूशन आ गया था। ठीक है, क्या मूरे लॉ है था ना, मूरे लॉ। ठीक है, इंडक्टर्स देखना जाके क्या होता है, डबल होते रहते हैं नंबर ऑफ
ट्रांजिस्टर, ठीक है। इंडक्टर्स क्या होते हैं, कॉइल्ड वायर तो होता है, यूज़ किस लिए करते हैं, फिल्टर्स के लिए, ठीक है। आईसी क्या होता है, इंटीग्रेटेड, बहुत सारे कंपोनेंट्स एक साथ आईसी में लगा सकते हैं, है ना। तो ये एक्चुअली आईसी ऐसी चीज़ है, उसको रजिस्टर भी बना सकते हो, कैपेसिटर भी कुछ भी बना सकते हो, है ना, अलग अलग कॉम्बिनेशन बैठा के, ठीक है। तो क्या, मेक कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, ठीक है, विदाउट यूजिंग एक्सटर्नल कैपेसिटर्स रजिस्टर्स, और इनसे डिफरेंट फंक्शनिंग यूज, ये एज ए सिंगल प्रोसेसर की तरह वर्क करते हैं आईसी, ठीक है। फ्यूज़ क्या होता है पता ही है तुम्हें। स्विच क्या होता है भाई, मैं बता चुका हूँ, अभी बताया, वो एसआई लेयर की फिजिकल लेयर में काम करता है। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, एसी करंट के लेवल्स को चेंज करना, पावर बिटवीन सर्किट्स को कन्वर्ट करना, ठीक है ना, अलग अलग वोल्टेज लेवल्स पे को, मतलब बेसिकली अलग अलग वोल्टेज लेवल्स को सेपरेट करने के काम आ जाता है ट्रांसफार्मर, है ना। मतलब 11,000 वोल्ट से 220 घर पे आती है, तो कौन करता है, ट्रांसफार्मर करता है ना, वही। रिले किस लिए होता है भाई, एम्पलीफायर में होता है, और ये मैकेनिकल स्विच होता है, ठीक है, मैकेनिकल स्विच। तो मैग्नेट जैसा होता है, वो इधर और इधर चिपकता रहता है, तो आपको खट खट की आवाज़ आती हुई है जब रिले के बगल में बैठोगे, रिले, है। लॉन्ग डिस्टेंस टेलीग्राफ सर्किट्स पोल में भी यूज़ होता है, और एम्पलीफायर्स में यूज़ होता है। क्लैम्पर, मैं इसकी बात कर रहा था ना, जब बहुत ज़्यादा हैवी करंट का यूज़ मतलब मेज़र करना हो तो क्लैम्पर यूज़ करोगे, मल्टीमीटर काम नहीं करता। तो ये ऐसा होता है ना, डब्बा ये खुल जाता है, इसको दबाओगे, इसको दबाओ ऐसे, तो ये खुल जाएगा डब्बा, और ये डब्बे के अंदर रख दो वायर, है ना, और वायर रखते ही बता देगा ये कि भाई इतने एम्पियर का करंट है, ठीक, समझ गए ना। इसको दबाया, इसको दबाया, ये खुल गया, वायर रख दिया, और पता लग गया कि कितना करंट है। इसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज़ होता है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, कोई भी जो इसको दबाते हैं ना, कोई भी करंट जब किसी जगह से पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है वो, है ना, इसको बोलते हैं हॉल इफेक्ट, सेंसर्स में यूज़ होता है, ठीक है। चलिए, आईपी एड्रेस के लिए मैंने बताया था ना, सबसे पहले विंडो प्लस आर, फिर CMD, फिर आईपी कन्फिग्रेशन डाल दीजिए उसमें, बस आईपी कन्फिग आ जाएगा, ठीक है। मैक एड्रेस पता करने के लिए वही विंडो प्लस आर तो कॉमन है, इसके बाद लिख दीजिए गेट मैक, मैक एड्रेस आ जाएगा। मैक एड्रेस एग्जैक्ट खुद नहीं लिखा होता, मैक एड्रेस आ गया, फिजिकल डेटा था लिखा होता है ऐसे करके, ठीक है। तो वही मैक एड्रेस होता है, एक बार ट्राई मार लेना, वरना देख लेना एग्जैक्ट CMD पे क्या लिखा आता है। मैक एड्रेस लिख के नहीं आता है, फिजिकल एड्रेस ऐसे करके लिख के आता है शायद, ठीक है ना, फिजिकल एड्रेस। तो ये है, लेकिन उसका वो कोड जो डालना है, इससे पता। सिस्टम के इन्फो, मतलब कितना कितना SSD है ना, कितना रैम है, कितना रोम है, इसके लिए सिस्टम इन्फो, वही CMD में विंडो प्लस आर प्लस CMD देन सिस्टम इन्फो। चलिए, पिंग मैंने बता दिया, ठीक। चलिए इसके बाद क्या बचा है, एक चीज़ बची है, असेंबलिंग डिसेंबलिंग वाला बचा है ना, एक मिनट में बताता हूँ, वो भी है मेरे पास। स्किल टेस्ट वाला था यार, स्किल टेस्ट नहीं, क्या बोलते हैं, असेंबलिंग डिसेंबलिंग वाला, हाँ ये देख मिल गया ना, हाँ असेंबलिंग डिसेंबलिंग पीछे। तो इसको और देख लीजिए, ये भी कराया ही जाना है, सबसे पहले यही कराया जाना है। तो एक कंप्यूटर होगा, एक केस ऐसे करके आपको पता लगा कंप्यूटर पूरा खुला पड़ा है, और आपसे कह दिया गया भाई बांध के इसे दे दो, चला दो। तो सबसे पहले क्या लगेंगे, मटेरियल्स क्या क्या चाहिए, पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, CPU, हीट सिंक, ये सब, रैम और स्क्यू वगैरह, टूल किट हटाओ। सबसे पहले क्या करेंगे, अब CPU उठाएंगे, है ना, खोल देंगे इसका डब्बा, सबसे पहले पावर सप्लाई लगाएंगे, ठीक है, ये लगा दिया हमने सबसे पहले पावर सप्लाई के बाद मदरबोर्ड को सेटअप करेंगे, मदरबोर्ड में हीट सिंक लगाएंगे, और ये लगा देंगे, इसको हीट सिंक बोलते हैं, इसमें फ़ैन लगा होता है, इसको फ़ैन सेट कर देंगे किसके ऊपर, उसकी जो मेन चिप होती है उसके ऊपर। प्रोसेसर गर्म होता है, उसको ठंडा करेंगे, दिमाग गर्म होता है, दिमाग को ठंडा करने के लिए हीट सिंक लगा देंगे, ठीक है। फिर बन गया CPU, ये होती है हीट सिंक मदरबोर्ड में। हीट सिंक की असेंबली हो गई, अभी नहीं हुई, अब लग गई, ठीक है। ये देखो मस्त, बोल्ट से ही कसना है,
अगर मिल जाए तो। रैम रैम क्या होता है भाई, रैम ऐसे करके स्लॉट लगे होते हैं, आपको दिख रहे होंगे, एक स्लॉट, दो स्लॉट, तीन। तो एक स्लॉट में ये लग गई, तो सपोज को 4 GB की आपके पास दो हैं, तो दो लगा दी आपने, एक इधर लगा दी, एक और लगा दी, तो 8 GB की रैम हो गई। आप कंप्यूटर लैपटॉप खोल दे सकते हो। तो आपने देखा हो ना, एक्सपेंड लिख के आता है एक्सपेंडेबल टिल 16 GB। तो ऐसे ही है कि इन्होंने स्लॉट दे रखा है आपके पास, अगर है 8 GB की रैम दो, तो आप लगा दो 8 8 GB की दो। वैसे उन्होंने घर से बना के जो दी है लैपटॉप, उसमें 8 GB है बस, ठीक है ना, वो हिसाब। तो ऐसे करके आपको रैम लगा दिया, मदरबोर्ड में ही लगेगी। फिर मदरबोर्ड भी कस दिया आपने खटाखट, है ना। और इंटरनल ड्राइव्स क्या होती हैं, SSD बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। ये SMPS का होता है, पावर सप्लाई होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। हमने क्या कर दिया इसको, जो SSD थी, ड्राइव थी, हार्ड ड्राइव, उसको इसके साथ कनेक्ट कर लिया, किसके साथ, मदरबोर्ड के साथ। भाई बिल्कुल ध्यान रखना कि आपने B टाइप चार्जर देखा है, वो कोई भी अगर लगा सकता है, कोई गलत तो लगा नहीं सकता, ऐसा है वो, तो उल्टा तो नहीं घुसा देगा ना, है ना। तो ऐसा ही हिसाब है, आपको जो चीज़ जिस जगह पे सेट लग रही हो उस जगह पे लगा दोगे, सही लगेगी। बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है ना। तो ये चीज़ को, ये बेसिक सिस्टम को ध्यान रखना, ठीक है। आपको ऐसे करके तार दिख रहे होंगे बहुत सारे, है ना। जो चीज़ जहाँ पर घुस जाएगी वहाँ घुसा देना, मतलब थोड़ा सा बुद्धि लगा के। ऐसा 20 वाले तार को 20 में ही तो घुसाओगे, ये 20 पिन मिलेगा, 20 या 24 का पिन मिलेगा, मेन पावर कनेक्टर ऐसे करके इधर पे। अब आप कहीं और तो घुसा नहीं दोगे भाई, जो चीज़ जिधर घुसेगी वहीं घुसाओगे, है ना। तो 20 पिन का है तो 20 पिन का इधर ही लगेगा। ऐसे बहुत सारे पोर्ट तो होंगे नहीं मदरबोर्ड में, ठीक है। इस तरीके से मेन पावर सप्लाई आपने दे दी। वैसे इतना डिफिकल्ट है नहीं है, सब कुछ एक्सटर्नल वाली चीज़ें हटा रखी हैं, एक्सटर्नल वाली चीज़ लगानी, बट मैं बता दे रहा हूँ पूरी चीज़। VGA केबल, ठीक है, ये कितना होता है, 15 पिन का होता है, ठीक है। इसको बाहर लगा देते हैं, है ना। VGA केबल से मॉनिटर कनेक्ट करते हैं हम बेसिकली, CPU से मॉनिटर कनेक्ट करते हैं बस। फिर क्या करना है, कीबोर्ड लगा देना है, माउस लगाने की तो यार बहुत हटाते लगाते रहते ही हो। लो भाई, फिर ऑडियो जैक वैक के लिए ये तो बचपन में ही लगाए होंगे यार, घुसा देना है, ठीक है। माइक वाइक के लिए हो गया। पावर सप्लाई ऐसा पिन होता है, इसको कौन गलत लगा देगा, हमें तो लगता नहीं है कोई गलत लगा सकता है ना। ये गलत लगेगा ही नहीं, ये ऐसे पेन होते हैं घर के सॉकेट में कि गलत लगते हैं, कभी नहीं लग सकते गलत। यही बस बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है, ये सब कुछ नहीं करना है। डिवाइस ड्राइवर वगैरह और डिसम्बलिंग करने के लिए आप सबको खोल के अलग रख दो बस। ध्यान रखना भाई, सबसे पहले पावर सप्लाई हटानी है, ठीक है। हटाने लगो पता, अगर डिसम्बलिंग करवाया जाए, ऐसे करवाया नहीं जा रहा है, ठीक। तो इसको मत दिमाग लगाओ। थैंक यू। बस इतना ही था, इतने में आपका ठीक ठाक हिसाब हो जाएगा, ठीक। तो पूरा देख लीजिएगा वीडियो यार, 2x पे भी देखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। बसलते मैराथन टाइप का ही हो गया यार मेरे लिए तो, ठीक है। और तो क्या ही है, गुड लक जिसका भी नहीं हुआ है, और जिसका हो गया है वो मुझे गालियाँ देगा कि आप क्यों बता रहे हो, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता, सॉरी। और थैंक यू फॉर 350 सब्सक्राइबर्स यार, बढ़ नहीं रहे हैं, और पूरा देखा करो यार वीडियो, है ना। चलो बाय।